वालेकुम। जैसा कि सब भाइयों को पता है कि पीपीएससी का 100 एडिशन आ चुका है। तो इस एडिशन में पीपीएससी के जो 2024 में न्यू कंडक्ट हुए हैं ना पेपर, वो इम्तियाज़ शाहिद की किताबें यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो हम इनको शुरू से लेकर आखिर तक कम्प्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मॉडल पेपर नंबर 145 है और ये बेसिकली क्लब केसेस में ये पेपर हुआ था 25 अगस्त 2024 को इवनिंग टाइम का ये पेपर है। 14 स्केल का ये पेपर है। Which caliph of Muslim ordered the collection of ahadith of the official level? मतलब कि अहादीस की कलेक्शन का आर्डर सरकारी तौर पे कह लीजिए ऑफिशियल लेवल पे किसने दिया था? हज़रत उस्मान, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है ना, इसका ये सबसे कह लें जी सूटेबल और सबसे करेक्ट आंसर यही होंगे, क्योंकि आपके ही दौर में सरकारी तौर पे आपने अहादीस की कलेक्शन का हुक्म दिया था। बाकी अगर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आपको पता है ये बनो उमैया में से थे और ये 99 हिजरी में ये बेसिकली ख़लीफ़ा बनते हैं और तकरीबन 3 साल तक 99 हिजरी से लेकर 102 हिजरी तक ये इनका है जी खिलाफत, और उसके बाद इनको जहर दे के शहीद कर दिया जाता है। इसके अलावा जो पीपीएससी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, आपको पता है आपने एक बहुत ही मशहूर सवाल पीपीएससी का भी सुना होगा। वो कहते हैं जी मुजद्दद अल्फ़ सानी। पीपीएससी पूछती है जी मुजद्दद अल्फ़ सानी किसे कहते हैं? तो सबको पता है जी मुजद्दद अल्फ़ सानी का शेख अहमद सरहिंदी साहब के बारे में सबको पता है जी, वो मुजद्दद अल्फ़ सानी। मुजद्दद बेसिकली जो कह लें जी कह लें नए सिरे से दीन को ज़िंदा करता है ना, उसको मुजद्दद कहते हैं। तो शेख अहमद सरहिंदी साहब को मुजद्दद अल्फ़ सानी कहते हैं। और आपके बारे में मशहूर है, ये भी पीपीएससी पूछ रहा होता है, मुजद्दद अलिफ़ मतलब पहला मुजद्दिद फिर कौन था? तो आप जो है ना हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, आपके बारे में है कि आप पहले मुजद्दिद हैं, क्योंकि आप कह लें जी इनका तो एक लक़ब मैं आपको बता देता हूँ, खलीफा साले आपको कहते हैं। उसकी वजह ये है कि आपने अपने पीरियड में इतने अच्छे काम किए हैं ना, कह लें जिस तरह खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में काम हुआ है ना, तो आपके दौर में इतने अच्छे काम हुए हैं। इस्लाम बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि खुलफ़ाए राशिदीन का दौर चल रहा है। तो इसी वजह से कुछ मुअर्रिखीन जो है ना आपको खलीफाए राशिद 5वें नंबर पे आपको भी काउंट करते हैं। लेकिन इसमें ना आपने ये फ़र्क भी करना है। देखें ये ना बनु उमैया में से थे, तो बनु उमैया के ये जो बनेंगे ना खलीफा, 8वें खलीफा बनेंगे। लेकिन अगर हम देखें खुलफ़ाए राशिदीन, अब ये देख लें इसमें ना इख्तिलाफ़ है, सब ने इनको खुलफ़ाए राशिदीन में 5वें नंबर पे काउंट करते, सिर्फ 4 ही काउंट करते हैं। तो जो काउंट करते हैं ना वो कहते हैं जी, उसकी वजह भी यही पेश करते हैं कि इनके दौर में इस्लाम जो है ना वो काफ़ी उरूज पे रहा और इस्लामी शरिया को मुकम्मल तौर पे नाफिज़ किया गया। जैसे अभी आप सवाल भी देख रहे हैं कि अहादीस की कलेक्शन सरकारी तौर पे हो रही है, तो इस वजह से इनको खलीफा राशिद 5वां भी कहते हैं, 5वां खलीफा राशिद। इनकी कुनियत अबू हफ्स आपने याद रखनी है। और इसके अलावा इनकी जो वालदा है ना, आपने इनकी वालदा का नाम है आसिम। आसिम इनकी वालदा का नाम है। वो इनके बारे में पूछते हैं जी, हज़रत उमर जो है ना उनकी पोती जो होगी ना वो इनकी वालदा होगी। मतलब ये हज़रत उमर फ़ारूक का जो खून है ना वो उनमें दौड़ता है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ में। इसके अलावा पीपीएससी सवाल के बारे में पूछ रहा होता है। ये मदीना के गवर्नर रह चुके हैं, तकरीबन 706 ईस्वी में ये आते हैं और 712 ईस्वी तक ये बरसरे इक़्तिदार रहते हैं। तो टोटल 6 साल पीरियड है इनका मदीना पे गवर्नरशिप का। इसके अलावा इनका ये आपने याद रखना है, ये बनु उमैया में से थे। तो बनु उमैया जो है ना आपको पता है इधर जो है ना अरब की, आपको पता है 2 ही शाहें जो थी ना वो मशहूर थी। ज़्यादा कह लें जी अगर रूहानी तौर पे देखें तो
हाशिम बनु हाशिम कबीला जो था ना वो रूहानी तौर पे मशहूर था। और अगर बनु उमैया कबीले की तरफ देखें तो ये जो कबीला था ना अस्करी लिहाज से, ये कह लें जी अलमबरदार था, कह लें जंगें के लिहाज से ना ये वाला कबीला बनु उमैया ये काफ़ी मशहूर था। तो इनका ना बेसिकली पीपीएससी ने एक दो दफ़ा ना सिर्फ पीरियड भी पूछा है कि इनका पीरियड, अब आपने ना इनका पीरियड ईस्वी में नहीं याद रखना, ईस्वी में रख भी लें कोई मसला नहीं, लेकिन हिजरी में आपने ना इनका याद रखना है। 41 हिजरी में आपको पता है जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो जाती है तो उनके बाद हज़रत अमीर मुआविया उनके पास इक़्तिदार आता है। और उनके पास मतलब कह लें जी वैसे तो हज़रत हसन के पास 6 मंथ तक जाता है, तो उसके बाद वो सुलह हसन के बाद वो बात हमारा अभी टॉपिक नहीं है। तो उनके बाद हज़रत अमीर मुआविया जो है ना 41 हिजरी में आ जाते हैं और तकरीबन 20 साल तक कह लें जी 61 तक, आपको पता है 61 जब वो हो रही है हमारा वाक़या करबला हो रहा है तो तब तक ये रहते हैं। उससे पहले कह लें जी उससे पहले ही ये वफ़ात पा जाते हैं और कह लें जी उन 60 तक रहते हैं, 61 में ये आ जाते हैं यज़ीद बिन मुआविया। तो आपने ना इनका पीरियड याद रखना है। एक तो पहले पहले हैं ये इनके बादशाह हैं, इनको ना हज़रत अमीर मुआविया ये बादशाह हैं, क्योंकि कह लें जी ये यहाँ से ना कह लें सिंपली ज़बान में आप कह लें यहाँ से ना ममलूकियत का आगाज़ हो रहा है। तो बनु उमैया का अगर हम दौरे इक़्तिदार देखें ना तो ये अगर हम हिजरी में देखें तो 41 हिजरी से लेकर टोटल इनका तकरीबन 90-91 साल इनका पीरियड बनता है। 41 हिजरी से लेकर 132 हिजरी तक ये आपने जो पीरियड है ना इनका ये याद रखना। 41 हिजरी में इनके पहले जो हैं बादशाह जो हैं हज़रत अमीर मुआविया हैं और लास्ट में इनके जो होंगे वो मरवान हैं, जिनको कह लें जी अब्बासी जो हैं वो शिकस्त दे के आगे फिर 750 अब्बासियों की कह लें जी आगे अब्बासिया सल्तनत का आगाज़ हो जाता है। वैसे तो कह लें ये तो इधर था ना इधर अरब में आपको पता है बनु उमैया जो था ना इनका कैपिटल था बगदाद। ये भी अलग से बीपीएससी पूछ रहा होता है, इनका कैपिटल था बगदाद। तो यहाँ से तो इनकी कह लें जी हुकूमत ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ से ना अब्दुर्रहमान अद-दाखिली इस बंदे का नाम आपने सुना होगा। ये आपने ये भी सुना होगा कि मुसलमानों की स्पेन में हुकूमत रही है, जिसे हम अंदलस भी कहते हैं। तो यहाँ से कह लें जी ये बंदा जो है ना अब्दुर्रहमान अद-दाखिली ये बच बचा के यहाँ से निकल जाता है और जहाँ वहाँ जाके स्पेन में इस्लामी सल्तनत यही बनु उमैया की बुनियाद रखता है। और कह लें ये 1031 ईस्वी तक जो है ना ये वहाँ अब्दुर्रहमान अद-दाखिल बनु उमैया और इसी के ख़ानदान की सारी हुकूमत रहती है। फिर आगे भी आपको पता है फिर 1492 तक मुसलमानों के पास ना ये आपने डेट भी याद रखनी है, 1492 तक स्पेन जो है ना मुसलमानों के पास रहा। उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने मुसलमानों को निकाल दिया, ईसाइयों ने सलीबी जंगें भी हुई हैं, सारा कुछ वो हमारी बात नहीं है। तो ये जो थे ना बनु उमैया में से थे। तो बनु उमैया के टोटल जो है ना 14 हुक्मरान हैं। कितने हुक्मरान हैं? टोटल 14 हुक्मरान हैं, जिनमें पहले हज़रत अमीर मुआविया हैं और आखिरी जो हैं वो मरवान हैं। फिर पीपीएससी जो है ये बनु उमैया और बनु हाशिम ये दोनों ही ज़्यादा कबीले मशहूर थे। तो इनके बारे में पीपीएससी एक अलग से ये भी सवाल पूछ रहा होता है कि बनु उमैया और बनु हाशिम इन दोनों का नस्ब कहाँ पे जाके मिलता है। तो अब्द मनाह पे ये दोनों जो कबीले हैं ना इनका जाके नस्ब मिल जाता है, ये भी आपने याद रखना है। चलें जी हम आगे चलते हैं। व्हाट वाज द एज ऑफ प्रॉफिट नूह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा गया है जी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी। तो हज़रत नूह 900 साल, 925 साल, 950 साल या 975 साल। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपकी उम्र जो है वो 950 साल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपको पता है अल्लाह ताला के उलुल अज़म रसूल में से हैं। ये भी पीपीएससी इनके बारे में अलग से सवाल कर रहा होता है। ये कह लें जी पहले रसूल हैं, रसूलों में भी पहले रसूल हैं। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जिस नबी को नई शरीयत दी गई है ना वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैं।
आपने आपके बारे में कहा जाता है कि आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाया है, लेकिन कौम ने इनका यही जवाब दिया जी आप भी हमारी तरह हैं जिस तरह हम हैं। तो उन्होंने कह लें जी इनकार ही करते रहे हैं। तो इनके बारे में ये भी पीपीएससी पूछ रहा होता है कि इनकी दावत पे कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। तो ये सिर्फ 80 लोग थे जिन्होंने इनकी दावत पे इस्लाम कबूल किया है। तो इनकी फिर वो एक बीवी भी है, वाहिला। वाहिला इनकी ना बीवी का नाम है, वो भी आपने याद रखनी है। इनकी बीवी का भी नाम पूछ रहा होता है। तो फिर क्या लें फाइनली जब इन्होंने इतने साल तबलीग की है तो इन्होंने देखा है जी लोग नहीं मान रहे, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे, दावत तक कबूल नहीं कर रहे। तो फाइनली इन्होंने अल्लाह ताला से इनके लिए बद्दुआ की है। तो इनकी कौम पे जो अज़ाब आता है ना सैलाब का, ये आपने अज़ाब जो है ना सैलाब का ये याद रखना। पूछ रहा होता है जी कौम नूह पे कौन सा सैलाब आया, कौन सा अज़ाब आया, तो सैलाब का अज़ाब आ रहा है इन पे। इसके अलावा इनकी अब कह लें जी तकरीबन 6 मंथ तक कहते हैं जी इनकी जो कश्ती है ना कश्ती पे इन्होंने अपने जो कह लें जी जो जो इनको मारने वाले थे इन्होंने एक कश्ती तैयार किया, उस पर उनको सवार कर लिया। लेकिन बाकी जो सब थे ना इनके वो सब के सब कह लें जी उसी में मारे गए हैं। अब इनकी जो कश्ती है ना इसके बारे में पीपीएससी एक दो सवाल बनाता है। एक इसके बारे में सवाल बनता है जी इनकी कश्ती कहाँ जाके रुकी, कोहे जूदी। ये आपने याद रखना है। कोहे जूदी जो है ना इसे माउंट आराराट भी कहते हैं। और इसकी बीपीएससी ना लोकेशन पूछ रहा होता है ये कहाँ पे है, तो ये है तुर्की में। ठीक है जी, तो इसकी आपने लोकेशन भी याद रखनी है। अब जब कह लें जी 6 मंथ बाद अज़ाब हट गया, और ये भी आपने चीज़ इस बारे में याद रखनी, ये जो सैलाब आया था ना ये उसी मखसूस इलाके में आया था जहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, ये पूरी दुनिया में नहीं था आया। ठीक है, ये भी आपने इनके बारे में चीज़ याद रखनी है। तो अगर इनके ख़ताबात अलक़वात के बारे में हम बात करें तो आपको अबुल बशर सानी भी कहते हैं और आदम सानी भी कहते हैं। ये चीज़ आपने इनके बारे में याद रखनी है। और उलुल रसुल मैं आपको पहले बता चुका हूँ इनको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। विच कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर इंक्लूडेड इन द स्क्राइब ऑफ रेवलेशन। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाज़िल हुई है ना उसको कौन कौन लिखता रहा है, कौन कौन उसमें शुमार होता है। हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद, हज़रत उस्मान, आल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन जो है ना वो आल ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि देखें जो पहले तो हम ना वही के बारे में बात कर लें। वही आपको सिंपली पता है कि पहले तो वही का ना वो नाम पूछ लेता है कि वही का लुग़वी माना क्या है। तो वही का लुग़वी माना है इशारा करना या दिल में चुपके से बात डालना। ये चीज़ आपने इसका लुग़वी माना याद रखना। फिर वही जो है ना इसकी 2 किस्में भी वो पीपीएससी इस्लामिक स्टडी में अब आपने देखा होगा उसका जो ट्रेंड है ना वो बहुत गहराई में कंसेप्ट आपके देख रहा होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। तो वही 2 किस्में हैं, एक वही मतलू होती है और एक वही गैर मतलू होती है। वही मतलू आपको पता है कि जो ऐसी वही जिसकी तिलावत की जाए, तो उसमें कुरान पाक आ जाता है कि कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है, उसके अल्फाज और माना अल्लाह ताला की तरफ से हैं। जबकि वही गैर मतलू जो होती है वो तिलावत नहीं की जाती। ठीक है जी, वो सिंपली आप सिंपल ज़बान में कह लें कि वही गैर मतलू जो होती है ना वो वही मतलू की इंटरप्रिटेशन के लिए, उसकी वजाहत के लिए होती है। ये हो गया। अब इसके अलावा पीपीएससी पूछ रहा होता है हफाजत वही के बारे में ना अल्लाह ताला ने एक आयत नाज़िल की है। पीपीएससी अब वहाँ पे सवाल इस तरह पूछता है जी डिफरेंट आपको ना वर्सेस वहाँ पे दे देगा, डिफरेंट आयात दे देगा। तो पूछेगा जी इनमें से कौन सी आयात हिफाजत हदीस के बारे में है। तो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सूरह हिजर की ये आयत नंबर 9 है। तो ये आपने याद रखना कि हमने ही इस ज़िक्र को नाजिल फरमाया और बिलाशुबा हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। ये आपने याद रखना। ये वाली जो आयत है ना ये हिफाजत वही के बारे में है। अगर हम
दूसरी तरफ आएँ कि कातिबीन वही की तरफ, तो कातिबीन वही जो है ना, इनके बारे में उलमाए किराम का काफ़ी इख्तलाफ है। कह लें जी ऑथेंटिक तो कुछ नहीं इन बारे में मिलता, कुछ कहते हैं जी 40 हैं, कुछ कहते हैं 46 है, तो इस बारे में ना काफ़ी इख्तलाफ है। बाकी जो मशहूर है ना, इनमें देखें हज़रत ज़ैद बिन साबित, तो ये बिल्कुल हज़रत ज़ैद बिन साबित जो है ना, इनका शुमार इस तरह होता है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए हैं ना, तो अंसारी सहाबा में से कातबीन वही में ये पहले हैं। ठीक है जी, हज़रत ज़ैद बिन साबित, इनके बारे में ये सवाल भी पीएससी पूछ रहा होता है अलग से। बाकी भी शुरहबेल बिन हसना, खालिद बिन सईद, इनके नाम भी आपने सुने होंगे। तो फर्दर इनके बारे में डिटेल से हम आगे भी सवाल आएंगे, तो हम वहीं पे जाके इनके बारे में डिटेल करेंगे। आगे जी, तवाफ़ ज़ियारत इज़ वाजिब, फ़र्ज़, नफ़ल, नान ऑफ दीज। तो तवाफ़ ज़ियारत आपको पता है, तवाफ़ दो ही हम कर रहे होते हैं। एक तो जब कह लें जी एहराम हम बांध लेते हैं, उम्रे की नीयत से गए हैं या हम हज की नीयत से गए हैं, एहराम के बाद जाते ही हम एक तवाफ़ करते हैं जिसे हम कहते हैं तवाफ़ कुदूम। मतलब मक्का मुकरमा पहुँच के ना हमने अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करनी है, तो इस तवाफ़ को ना हम कहते हैं तवाफ़ कुदूम। ठीक है जी। और लास्ट में ना ये होता है, मतलब जब हमने सारा कुछ कर लिया, सही भी कर ली, वकूफ़ अरफात भी कर लिया, मस्जिद कह लें जी हलक कसर वगैरह कुर्बानी सब कुछ कह लें, लास्ट में फाइनली जो हम वापस आते हुए तवाफ़ करते हैं ना, उससे कहते हैं हम तवाफ़ ज़ियारत। तो ये जो तवाफ़ है ना, तवाफ़ फ़र्ज़ है। यहाँ फिर अब आपने ना वो कह लें, यहाँ मिकात का भी थोड़ा बहुत पीपीएससी को, चले मैं आपको एक दो एसोसिएशन की भी बता देता हूँ। पहले तो आपने पीपीएससी पूछता है टोटल मीकात कितने हैं। मीकात आपको पता है ऐसी जगह है, ऐसी लोकेशन है जहाँ से जो उम्रा करने वाले ज़ायरीन होते हैं या हाजी होते हैं, उनको एहराम बांधना लाजमी होता है। मतलब हरम शरीफ में वो एंटर नहीं हो सकते बगैर मीकात के, बगैर एहराम बांधे। अगर वो इंटर वहाँ पे होंगे तो ज़ाहिर बात है उनको गुनाह होगा। तो ये जो कह लें जी, पहले तो 5 हैं, सिर्फ ये आपने ना इनको 5 नंबर हैं, ये याद रखना है जी। ज़ुल्हुलैफ़ा है, ज़ाते इर्क है, ज़ाते किरण है, यलमलम है और जुहफ़ा है। ठीक है जी, ये 5 कर्ण है, मीकात हैं। सिर्फ आपने इनकी ना तादाद याद रखनी है। और एक और चीज़ इनके बारे में रखनी है, जो कि वो पूछ रहा होता है जी, इधर इंडिया से जो आ रहे होते हैं, सब कंटिनेंट से जो ज़ाहिरीन आ रहे होते हैं, तो वो कहाँ पे अपना मिकात एहराम बांधेंगे, उनके लिए कौन सा मिकात होगा? तो उनका जो मिकात है ना, वो होगा जी यलम, कि आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी। द नंबर ऑफ डिज़र्विंग कैटेगरीज फॉर ज़कात इन द लाइट ऑफ कुरान। मुसारफ़ ज़कात सिंपली ज़बान में कह लें जी, कौन से लोग हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। तो कुरान पाक में आयत है, सूरत तौबा की ये आयत है, ये भी आपने याद रखना है। सूरत तौबा, जिसे हम दूसरा नाम इसका सूरत बरा भी है, और ये ऐसी सूरत है जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है। तो इसमें ये आयत है, आयत का ना आपने नंबर भी याद रखना है। आयत नंबर है 60। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिकाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। अब देखें, ये जो आयत है ना, पहली बात इसके बारे में आपने ये याद रखनी है कि ये आयत नंबर 60 है, किसकी है? सूरह बरात की है, सूरह तौबा की है। अब इसमें जो बंदे कह लें जी डिज़र्व करते हैं ना, उनको ज़कात दी जाए, उनके बारे में यहाँ पे अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है। तो ये तो कह लें जनरल सा क्वेश्चन हो गया। अब पीपीएससी यहाँ पे क्या पूछता है, अगले बंदे को ना वो कंफ्यूज कर रहा होता है। कमीशन वो इस तरह पूछता है जी, ये वाली जो आयत है इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राइ वल मसाकीन, तो यहाँ पे आमिलीन से क्या मुराद है, ये अलग से पीपीएससी पूछ रहा होता है। तो आमिलीन आपको पता है जो ज़कात को वसूल करते हैं ना, जो ज़कात को आगे वसूल कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं आमिलीन। फिर आगे वो वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, जो नए नए इस्लाम लेके आए हों, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए भी, तो ये भी अलग से पूछता है जी इसका क्या माना है।
फिर वर्रिकाब गर्दनें छुड़ाने के लिए, वलगारिमीन ये भी आपसे अलग से पूछ रहा होता है, मकरूज़ की हेल्प करने के लिए, वफ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, और वाबन सबील मुसाफिर। ये जो सारे यहाँ पे कैटेगराइज़ किए गए हैं ना मसारफ़ ज़कात, आपने इस आयत को वहाँ पे जाके ना कुरान पाक में अलग से जाके इन सब के मीनिंग देखने हैं, क्योंकि पीपीएससी ये सब क्वेश्चन बना रहा होता है जी। इस आयत में रिकाब से क्या मुराद है, वल मुअल्लफ़ति क़ुलूब से क्या मुराद है, वलगारिमीन से क्या मुराद है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। एक चले मैं आपको साथ साथ मिलती जुलती इसी से चीज़ बता दूं, ज़कात आपको पता है फ़र्ज़ कब होती है। मतलब एक बंदा है जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना या इन्हीं के बराबर रकम हो, तो उस पे ज़कात जो है ना वो लाजिम हो जाती है। अब ज़कात देनी किसको है, यही मसारफ़ ज़कात टोटल 8 हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं। आगे चलते हैं जी। द नंबर ऑफ, ये हो गया नंबर 6, विच प्रॉफिटिक एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा एग्रीमेंट है जिसे दुनिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, तो ये है जी मेसाके मदीना। मेसाके मदीना के बारे में आपको पता ही होगा। मेसाके मदीना जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यह मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं ना, तो आपने सबसे पहले यहूद के साथ जो मुआहदा किया ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किया, उससे कहते हैं हम मिसाके मदीना। अब ना इसमें भी इख्तलाफ है, कुछ मुअर्रिखीन जो है ना वो कह रहे होते हैं जी नहीं जी, आपको पता 1215 में होता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का जॉन अव्वल उनका किंग है, वो 1215 में कह लें जी कर रहा होता है। तो कुछ मुअर्रिखीन जो है ना इसको कहते हैं जी ये है पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये देखें ये 1215 में हो रहा है, जबकि मिसाकी मदीना की अगर हम डेट देखें ना तो ये 622 ईस्वी में हो रहा है। तो इन दोनों के दरमियान काफ़ी डिफरेंस है। तो ऑथेंटिक यही है कि मिसाके मदीना जो है ना यही है। अब पीपीएससी जो है ना इसके बारे में मज़ीद अब वो गहराई में जाना शुरू कर दिया। उसने पूछ रहा है जी मिसाके मदीना में ये कह लें जी यहूद के कबीले कितने थे। तो सिंपली सी बात है, आपको पता है जब मदीना में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं तो उस वक्त मदीना पे इन्हीं की इजारत थी, मतलब ज़्यादा यहूदी थे। तो 3 कबीले इनके ना यहाँ पे आबाद थे, बनु कैनका है, बनु नुज़ैर है और बनु कुरैज़ा। ये तीनों कबीले, इन तीनों का आपने फिगर याद रखना है। सिर्फ 3 कबीले थे जब नबी अकरम सल्लम गए हैं, तो इन तीनों कबीलों के साथ आपने मुआहदा किया है। और इस मुआहदे में क्या था जी, यही कि हम मिलजुल के रहेंगे, अगर हम पे अटैक होगा तो तुम पे अटैक समझा जाएगा, कुरैश को यहाँ आने की इजाज़त नहीं होगी, अगर हम पे अटैक होगा तो हम आपके डिफेंस के लिए आएंगे। तो इसी तरह की ना मिलती जुलती कह लें ये अमन का एक वाहदा था। अब इसकी जो शिक्कें हैं ना, शिक्कें वो आपने याद रखनी है। इसमें भी ना इख्तलाफ है, कहीं जगह पे 47 है और कहीं जगह पे 53 भी आ रहा होता है। तो पीपीएससी जिस लिहाज से वहाँ आपको ऑप्शन दे, मोस्टली ना पीपीएससी 47 का वहाँ पे ना ऑप्शन दे रहा होता है, तो आपने 47 के ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलें जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परफॉर्म हिज लास्ट हज। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब अपना आखिरी हज अदा किया। देखें हज जो है ना, पहली बात है हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हो रहा है और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ़ एक हज अदा किया है। ठीक है जी। अब इस हज में भी इख्तलाफ है, हज तमत्तो की है या हज क़ुरून की है। ठीक है जी, इसमें भी इख्तलाफ है। तो कह लें जी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही अपनी लाइफ में हज किया है और 4 आपने उम्रे की हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये ये ना दोनों सवाल पूछ रहा होता है, कितने आपने उम्रे की हैं, तो 4 आपने उम्रे की हैं और एक हज किया। और कब हज किया, 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हो रहा है और 10 हिजरी में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज किया। तो ये आपका, अगर आपसे पीपीएससी पूछे जी पहला हज और आपका आखिरी हज, ये एक ही हज है, तो पहला भी हो जाएगा तो आखिरी भी हो जाएगा।
इसी में ही आपको पता है, इसी हज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्जतुल विदा कह लें, एक खुतबा देते हैं जिसे हम हुज्जतुल विदा का नाम दे रहे होते हैं, या इसे हुज्जतुल बलाग भी कहते हैं, हज्जतुल बलाग भी। वो इस तरह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा पैगाम पहुंचा दिया था जी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। मतलब सारा कुछ मैंने अपना पैगाम अल्लाह की तरफ से जो था वो सब का सब आपकी तरफ पहुंचा दिया। तो ये सारा जो है ना, इसके बारे में आपने देखना है। आगे चलते हैं जी। नंबर 8 सवाल है, द प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज़ हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर इन टर्न विद डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द मेंबर स्टेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल आर्डर ऑफ द मेंबर स्टेट। देखें जी, सिंपली ज़बान में ना सवाल यही है कि प्रेसिडेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पता है जो यूएन है ना, यूनाइटेड नेशन, इसके टोटल 6 इंस्टीट्यूशन है या 6 अर्गन कह लें। तो उनमें सबसे पावरफुल जो इंस्टीट्यूशन है ना, इनका इदारा है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है जी। तो इसके टोटल कह लें जी 15 मेंबर होते हैं, जिनमें 5 आपके परमानेंट मेंबर होंगे और 5 परमानेंट मेंबर वही हैं जिनको वीटो पावर हासिल होती है। वीटो पावर मतलब कोई भी अगर बिल पास हुआ है तो वो इसको वीटो कर देंगे अगर उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। तो 5 इसमें परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो होते हैं ना, वो होते हैं रोटेटिंग बेस पे। अब यही यहाँ पे ना इसने कमीशन ने सवाल किया हुआ है कि अब ये जो 10 मेंबर होते हैं, ये किस तरह इनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? तो अल्फ़ाबेटिकली ABCD, ठीक है जी, इस हिसाब से, मतलब जैसे जी ए से अमेरिका आ रहा है, बी से ब्राज़ील आ रहा है, तो इस तरह जो है ना इनको कैटेगराइज किया जाएगा। नंबर 8, विच नेबर कंट्री ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड लैंड लॉक कंट्री? ईरान है, इंडिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है। तो सिंपली बात है, अफ़गानिस्तान, आपको पता है अफ़गानिस्तान को देखें, इधर नीचे भी अगर हम सौदर्न पोर्शन में देखें तो उसको लग रहा होता है ईरान, इधर ईस्टर्न पोर्शन में अगर हम देखें तो पाकिस्तान लग रहा होता है, और ऊपर भी सेंट्रल एशिया के मुमालिक हैं। तो लैंड लॉक एक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री ऐसी कंट्री को कहते हैं जिसको कह लें जी चारों तरफ से ना उसके पानी ना हो, मतलब ज़मीन लैंड ही लग रही हो। तो जो एशिया, ये हमारा अफ़गानिस्तान, जिसे हम ग्रेव यार्ड ऑफ अम्पायर भी कहते हैं, जितनी भी यहाँ पे कह लें जी सल्तनत आई हैं, सब ने यहाँ इसको हड़प करने की कोशिश की है, लेकिन ये कब्रिस्तान ही उनका साबित हुआ है। तो अफ़गानिस्तान जो है, जिसे हम हार्ट ऑफ एशिया भी कहते हैं, ये हमारा लैंड लॉक कंट्री है। अब यहाँ से एक दो एसोसिएशन हम कर लेते हैं। देखें, एशिया जो है ना, एशिया में अफ़गानिस्तान आ रहा है, तो एशिया में टोटल 12 कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड लॉक हैं। और अगर टोटल पूरी दुनिया में आपसे पूछे ना टोटल कितने लैंड लॉक हैं, तो वो हैं जी 44। ठीक है जी। आपने सिर्फ एशिया के याद रख लेने हैं, बाकी पूरी दुनिया के याद रखने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है जी। तो अब इसमें वो मज़ीद जो है ना, वो पूछ रहा होता है जी कौन सा मुल्क है जो डबल लैंड लॉक है? तो उज़्बेकिस्तान। ठीक है जी, जिसका कैपिटल ताशकंद है, और ताशकंद माहदा आपको पता ही याद होना चाहिए, साथ ही एसोसिएशन याद हो जानी चाहिए। तो ताशकंद जो है ना, ये डबल लैंड लॉक कंट्री है, ये एशिया में है। और अगर आपसे यूरोप में पूछे ना, तो लिechtenstein, जिसका कैपिटल लिechtenstein सिटी है, ये भी आपने याद रखना है। ये ना स्विट्ज़रलैंड के पास है, बेल्जियम, वहाँ पे ये बिल्कुल छोटा सा मुल्क है बेल्जियम के पास। आगे चलते हैं जी। साइबर वारफेयर मीन installing spyware, destroying the infrastructure, use of technology to attack and harm to actual warfare, all of these। लेकिन साइबर वारफेयर में होता ये है कि डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं होती दो आर्मीज़ की, दो मुल्कों की ना, डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन मतलब दोनों आर्मी यही कोशिश कर रही होती हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना तबाह कर दिया जाए, या वहाँ पे साइबर अटैक करवाए जाएँ, कंप्यूटर हाईजैक किया जाए, उनका सारा कह लीजिए ट्रैफिक का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, इकोनॉमी का, मतलब पूरा जो सिस्टम है ना मुल्क का तबाह करने की इसमें कोशिश की जाती है, लेकिन बाय मीन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आजकल इसकी सिंपल मिसाल अगर आप देखें ना, ये अभी रिसेंटली इसराइल ने
लिबनान में क्या किया, वाकी टाकी आपने सुना होगा, उनके सारे कह लें जी प्रिंटर में धमाके हुए हैं। तो ये भी सारा है साइबर वारफेयर। इसके अलावा आपको पता है मौजूदा रशिया यूक्रेन वार चल रही है, तो उसमें रशिया भी यही करता है जी, सारे उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी के पावर प्लांट जो हैं उनको कह लें जी तबाह कर देता है वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं जी। Where is UN International Drug Control Program headquarter located? लंदन, टोक्यो, वियना। तो वियना ऑस्ट्रिया का कैपिटल आपको पता है वियना। तो ये जो इदारा है ना यूनाइटेड नेशन ऑफिस का, ये इसका काम है जी ड्रग और क्राइम वगैरह को कंट्रोल करना। ये 1997 में ये इस्टेब्लिश किया जाता है और इसका जो हेड क्वार्टर है ना ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, वहाँ पे है। और अभी अगर हम इसके बारे में मज़ीद हम इसके बारे में रहने दो, वो इतना पूछता नहीं है। बाकी ये टोक्यो और लंदन आपको पता ही है। टोक्यो के बारे में सवाल आ रहा होता है जी, ये सबसे टोक्यो जो है जापान का ये शहर है और सबसे पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पे है। नंबर 12, इन लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इज़ बीइंग डेवलप एट DH एरिया वाल्टन। तो ये वाल्टन ही है जी लाहौर में, ये बन रही है जी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। अभी जो इसको इमरान अमीन साहब जो है ना इसके CEO हैं, ये भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं जी। इन क्वेश्चन नंबर 13 है, इन जून 1948 अंडर सोवियत यूनियन इन्फ्लुएंस जर्मनी बिल्ड अ वॉल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, divide Berlin into two parts to stop their citizen from escaping to west, both A and B। देखें जी ये ना एक कंसेप्चुअल सवाल है, इसको आप समझ लें तो आपके ना काफ़ी ज़्यादा सवाल ऑटोमेटिकली हल हो जाने हैं। यहाँ इसने जो कहा हुआ है ना जून 48, ये जून 48 नहीं होगा, ये भी आपने चीज़ याद रखनी है। पहले ये चीज़ याद रख लें जी, हुआ ये है कि जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो गया ना 1939 में वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होती है और 1945 यकम मई को जो है ना आपकी वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है यूनाइटेड नेशन बन जाता है और यूनाइटेड नेशन और सारा जी जो कुछ तबाही वगैरह हो गया उसको अब इन्होंने ख़त्म करना और खुशहाली लेके आनी है। अब होता ये है क्योंकि जर्मनी जो होता है ना, जर्मनी उस वक़्त ये होता है सेंट्रल पावर में। जर्मनी हो गया या इसके बाद ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर भी थी इसी के साथ, इटली भी इसी के साथ था। तो ये वर्ल्ड वार 2 अब हार जाते हैं। अब होता ये है कि जर्मनी की ना करते हैं ये जो अलाइड पावर है ना, अलाइड पावर में यही आ जाएंगे, यूके हो गया, US हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया। ठीक है जी। तो ये जो सेंट्रल पावर है ना ये अब करते हैं जर्मनी की बंदरबाट। बंदरबाट मतलब इसके कर देंगे पोर्शन, इसको कर देंगे डिवाइड, इसकी कर देंगे पार्टीशन। तो जो है ना जर्मनी इसको दो हिस्सों में, जो कह लें जी ईस्टर्न जर्मनी है ना, वो सब का सब सोवियत यूनियन जो थी ना उस वक़्त आपको पता है सोवियत यूनियन चल रही थी। और सोवियत यूनियन जो है ना क्या नाम है उसका, सोवियत यूनियन। तो उसके पास जो ईस्टर्न जर्मनी का पोर्शन सारा इसके पास होता है और इधर जो वेस्टर्न जर्मनी होता है ना, ये इधर US बरतानिया फ्रांस वगैरह ये आपस में इसकी बंदरबात कर लेते हैं। अब होता ये है कि ये जो ईस्टर्न जर्मनी का पोर्शन होता है ना ये इतना डेवलप नहीं होता। जो सोवियत रूस वाला पोर्शन है ईस्टर्न जर्मनी ये इतना डेवलप नहीं होता। यहाँ पे कह लें जी कम्युनिज़्म है, इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं है। कम्युनिज़्म का निज़ाम आपको पता ही है, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट सारा कुछ कह लें जी हुकूमत के पास होता है। लेकिन इधर जो वेस्टर्न जर्मनी था ना यहाँ पे कैपिटलिज़म का निज़ाम था और ये काफ़ी डेवलप था। अब होता ये है कि आवाम जो थी ना ईस्टर्न जर्मनी की वेस्टर्न जर्मनी में भाग रही है। तो इस माइग्रेशन को ना रोकने के लिए बर्लिन वॉल बनाई जाती है। बर्लिन वॉल की आप PPSC जो यहाँ पे सवाल पूछता है ना वो पूछता है जी 1961 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है बर्लिन वॉल। और इसको जो गिराया जाता है ना वो 1989। ठीक है जी। ये दोनों पीरियड आपने याद रखने हैं, 1961 और 1989। बर्लिन वॉल को कह लें जी
बर्लिन वाल बनाई जाती है 1961 में, और 1989 में बर्लिन वाल को कह लें जी गिरा दिया जाता है। अब इसी से वो पूछता है जी, जब बर्लिन वाल टूटी है उस वक़्त सोवियत यूनियन का कौन सा लीडर चल रहा था? तो माखील गॉर्बेच, ये बंदे का नाम आपने याद रखना है, ठीक है जी। क्योंकि उस वक्त कह लें ये जो रूस था ना, उसका सोवियत यूनियन जो था यूएसएसआर, उसके हालात काफ़ी बुरे हो चुके थे, काफ़ी वीक हो चुका था। तो जर्मनी जो है ना वो कमज़ोर हो चुका था, तो बर्लिन वाल इन्होंने तोड़ दी। और फिर दोबारा से जब जर्मनी यूनाइट होता है ना, तो सवाल पूछता है जी रीयूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो ये 1990 है। ये तीनों ईयर 1961, 89 और 90, ये तीनों आपने याद रखने हैं, और तीनों पूछता है। और इस वक्त जो था मिखाइल गार्बिच, सोवियत यूनियन का लीडर, 89 में, ये भी आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। अभी एक दफ़ा मैं दोबारा सवाल पढ़ देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। In June 1948, under Soviet Union influence, Germany built a wall between East and West. Germany divided Berlin into two parts to stop their citizens from escaping to West. ठीक है जी। वेस्ट में क्यों, आपको बताया जी, ईस्टर्न पोर्शन रूस के कब्जे में था जो कि लेस डेवलप था, और वेस्ट जर्मनी जो है वो ज़्यादा डेवलप हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। व्हाट इज़ नाउन एज द ट्रीटी ऑफ ट्रीटीज़? Hague Convention of the Law Treaty, Monroe Treaty, the Treaty on the Public and Private International Law, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी। तो यही इसका आंसर है। देखिए, वियना कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ ट्रीटी जो है ना, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, और इसका मकसद ये है कि डिफरेंट स्टेट के दरमियान जो ट्रीटीज़ हो रही होती हैं ना, मुआहदे हो रहे होते हैं, उनको रेगुलेट करना इसका काम है, ठीक है जी। उनको कह लें जी, उनकी गवर्नरशिप ये कर रही होती है। जो एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जो भी कोई ट्रीटी हो रही है, तो उस ट्रीटी की कह लें जी रेगुलेशन जो है ना, ये ट्रीटी है जी, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी। अब ये 1969 में ये ट्रीटी साइन हो रही है, और कहाँ पे होती है? वियना में, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना। तो इस वजह से इसको ना वियना ट्रीटी कहते हैं। 1969 में ये साइन हो रही है, लेकिन इसकी इफ़ेक्टिव डेट भी आपने याद रखनी है, वो है 1980। 1969 में साइन है, लेकिन 1980 में इसकी है इफ़ेक्टिव डेट। और इसका जो पीपीएससी एक और मज़ीद सवाल अभी तक उसने पूछा तो नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। 2018 तक ना इस ट्रीटी को 116 मेंबर जो है ना इसके सिग्नेचरी हैं, 116 मेंबर। ये उसने कभी पूछा तो नहीं है, बाकी पूछ सकता है। चलें जी, यहाँ पे ना ये ऊपर इसने मेंशन की हुई थी, ये ट्रीटी जो है, ए जो ऑप्शन था हमारे पास, व्हाट हेग कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी। ये ट्रीटी भी आपने याद रखनी है, ये एक दफ़ा पूछ चुका है ये ट्रीटी जो है ना 1899 से लेकर 1907 तक ये ट्रीटी कह लें जी, ये सीरीज़ ऑफ ट्रीटीज़ है, ठीक है जी। इसमें बेसिकली यही इन्होंने फाइनल किया हुआ है जी, वार होती है ना, तो वार के भी रोल और रेगुलेशन है। ये नहीं कि वार में आप सिविलियन को मारे, जैसे आजकल इसराइल कर रहा है। तो ये सारा कुछ जो है ना इस हेग कन्वेंशन में हुआ। हेग आपको पता है ये नीदरलैंड का शहर है, नीदरलैंड का कैपिटल नहीं है, नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम। तो ये हेग कन्वेंशन हेग कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी, ठीक है जी। ये दोनों आपने इस एसोसिएशन को साथ याद रखना है। मज़ीद आगे चलते हैं जी। स्ट्रॉन्ग एम्फसिस ऑन जस्टिस वाज लेड ऑन बाय सुकरात है, हेरोडस है, या अरिस्टोटल है। देखें, सुकरात जो था ना, इसका शागिर्द था प्लेटो, और प्लेटो का शागिर्द है अरिस्टोटल। तो ये तीनों आपने सीक्वेंस भी याद रखनी है। ये अलग से पूछ रहा होता है जी कौन किसका टीचर है, कौन किसका स्टूडेंट है। तो अरिस्टोटल जो है ना, इसका जो एम्फसिस था ना, इसने इस जस्टिस पे इसने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया है। ये चीज़ आपने याद रखनी है अरिस्टोटल के बारे में। फिर अरिस्टोटल की एक दो वो बुक भी पूछ रहा होता है, आपने सुनी हो कि मेटाफिजिक्स इसकी बुक है, इसके अलावा पॉलिटिक्स जो है वो इसकी बुक्स है। तो ये दोनों बुक्स भी आपने इसकी याद रखनी है। आगे है जी, द 16 नंबर क्वेश्चन है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर टू रेगुलेट कॉरपोरेट सेक्टर, टू सुपरवाइज कैपिटल मार्केट, सुपरविजन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, या ऑल ऑफ दी।
देखें जी, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना, पहली बात तो ये है, इसको कंपनी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, ये कह लें जी इसका दूसरा नाम है। ये ना फाइनेंशियली रेगुलेटरी एजेंसी है, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो है ना इसका काम है जी, फाइनेंस से रिलेटेड जो जो भी इशू है ना उन पे नज़र रखना, सारा कुछ करना, ठीक है जी। इकानमी ग्रोथ किस तरह करेगी वगैरह वगैरह, इस तरह की पॉलिसीज़ वगैरह सारा कुछ करना जो है ना इसका काम है। ये इदारा जो है ना, आपने इसकी डेट याद रखनी है 1999 में ये फार्म हुआ है और इसका हेडक्वार्टर जो है ना इस्लामाबाद में है ये। और इसकी ब्रांचें, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो है जी इसकी ब्रांचेस का। इसकी ब्रांचेस हैं टोटल 9, ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अब जितनी सिटीज़ हैं ना वो आपने याद नहीं रखना, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान जो ज़्यादा मशहूर हैं वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने इसकी ब्रांचेस जो है ना 9 वो सिर्फ आपने याद रखनी है। चलें जी आगे चलते हैं, अजान हो रही है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज़ आयरन, सिलिकॉन, कार्बन या एल्यूमिनियम। देखें, हमारी अर्थ जो है ना इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो अर्थ की हम 2 तरह से ना अर्थ को डिवाइड कर रहे होते हैं, केमिकली और मैकेनिकली। केमिकली ये जो हम पोर्शन ये जो हम पढ़ते हैं ना जी, कोर, मेंटल, क्रस्ट, तो ये जो अर्थ की डिवीजन है ना ये है केमिकली। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी, पीपीएससी पूछ रहा होता है। हम कोर के लिहाज से, कोर, मेंटल, क्रस्ट जो अर्थ की डिवीजन कर रहे होते हैं, तो ये किस लिहाज से है, ये है केमिकली लिहाज से, ठीक है जी। मतलब इसमें सारे पोर्शन में जो ज़मीन में केमिकल पाए जा रहे हैं तो उस लिहाज से हम ज़मीन को डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम, ये आपने दूसरी भी सुने हो कि लिथोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, लिथोस्फेयर, अस्थेनोस्फेयर, ट्रांजिशन जोन वगैरह, ये सारी आपने सुनी होगी। तो ये जो हम ज़मीन की कर रहे होते हैं ना, ये हम मैकेनिकली कर रहे होते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। तो द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज़ एल्यूमिनियम। देखें, हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, तकरीब इसे कहते हैं हम क्रस्ट, ठीक है जी। मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं ये तकरीबन 70 किलोमीटर की ये ज़मीन है, मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं, और इससे नीचे 70 किलोमीटर तक थिक है। ये वाली जो ज़मीन की लेयर है ना ये कहलाएगी क्रस्ट। और यही कह लें जी ज़मीन का पोर्शन है जिसके बारे में पीपीएससी पूछ रहा होता है कि जितने भी हम, आपने पता पीरियोडिक टेबल आपने सुने होंगे टोटल, उसमें एलिमेंट 118 मेंशन किए गए होते हैं, ये भी अलग से पूछ रहा होता है। तो जो भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है ना वो सब के सब पूछता है जी अर्थ की कौन सी स्फीयर में मौजूद हैं, तो यही है क्रस्ट, ठीक है जी। आपको मैंने बता दिया तकरीबन जहाँ हम रहते हैं तो इससे नीचे तक 70 किलोमीटर तक ये थिक है अर्थ क्रस्ट। इसके नीचे जो है ना मेंटल आ जाती है, जो कि तकरीबन 70 से नीचे 2900 किलोमीटर तक जो है ना आपकी मेंटल का पोर्शन जा रहा होता है। और इससे बिल्कुल कह लें जी, कह लें बिल्कुल नीचे कोर है आपकी, जो कि तकरीबन 3500 किलोमीटर है। तो ये तीनों जो है ना आपने याद रखनी है, इनके बारे में पीपीएससी पूछ रहा होता है। क्रस्ट के बारे में जो जो सवाल कर रहा होता है वो मैंने बता दिए हैं। जबकि ये जो है ना हमारा कोर, बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन, इसके बारे में पूछ रहा होता है जी यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पाई जा रही होती हैं, तो निकल और आयरन, ये दोनों चीज़ें जो है ना आपकी कोर में पाई जाती हैं। ये अलग से पीपीएससी सवाल पूछ रहा होता है। चलें जी आगे चलते हैं। अब एक सवाल चलें मिलता जुलता मुझे याद आ गया, मैं आपको ये भी बता दूं। देखें, हम ये ज़मीन के इतने नीचे तक कह रहे हैं जी 2900 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर तक कोर जा रही है, तो ये क्या हमने ज़मीन की खुदाई की है? हमें कैसे पता चला जी ज़मीन के इतने नीचे ये है और इतने नीचे ये पाया जा रहा है? ये तो ये पीपीएससी पूछ रहा होता है। हम देखें आज तक जो बंदा कोई कह लें जी ज़मीन में जो डिगिंग हुई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कह लें जी 7-8 किलोमीटर तक हुई है, इससे ज़्यादा नहीं। हम जो ये सारा ज़मीन के बारे में जानते हैं ना, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ हम भेजते हैं वेव। तो पीपीएससी पूछ रहा होता है जी कौन सी वेव हम भेजते हैं? मैकेनिकल वेव्स हैं, ये आपने याद रखना है। आगे जी, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? स्टीम इंजन किस एक सवाल मैं छोड़ गया। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, एलुमिनियम। एलुमिनियम आपको पता है हमारी जो ज़मीन है ना,
जहाँ पे हम रह रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो 46% इसमें ऑक्सीजन पाया जा रहा है, 27% सिलिकॉन होती है और 8% है एलुमिनियम। तो सबसे अबंडेंट मैटर इन अर्थ क्रस्ट जो है वो है एलुमिनियम। 46% आपका ऑक्सीजन है, 27% सिलिकॉन हो रहा है। बाकी सारी अदर हैं, कैल्शियम सोडियम वगैरह सारी चीज़ें हो जाएगी। ये तो था हमारी अर्थ का। अगर हम ऊपर एटमॉस्फेयर की तरफ चले जाएँ तो उसमें 78% नाइट्रोजन गैस पाई जा रही है और 21% ऑक्सीजन पाई जा रही है, 1% अदर गैसेज होती हैं। और मज़ीद अगर हम उधर ऊपर सूरज के बारे में भी पूछ रहा होता है, तो सूरज की आपको पता है सूरज का जो मास है उसमें 73% हाइड्रोजन पाई जा रही होती है, हाइड्रोजन गैस, और 25% हीलियम। तो ये जो है ना आपने सारी एसोसिएशन साथ याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19, हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? जेम वाट, फ्राडे, बेसल? तो ये है जी जेम वाट। जेम वाट जो है ना ये असल में स्कॉटिश था। इसकी ना आपने नेशनैलिटी याद रखनी है। स्कॉटलैंड आपको पता है यूके के अंदर ही आता है स्कॉटलैंड। तो ये स्कॉटलैंड, इसकी नेशनैलिटी भी आपने याद रखनी है। 1776 में ना 1776 में ये जो है ना कह लें जी इसने स्टीम इंजन आपको पता है जैसे ही ईजाद हुआ है तो उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ना यूरोप में आ गया। मतलब सारा काम जो पहले इंसान करते थे वो सब का सब मशीनों ने करना शुरू कर दिया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसके बारे में पूछता है जी किससे स्टार्ट हुआ है? स्टीम इंजन से। किसने बनाया? जेम वाट ने। और कब बना रहा है? 1776 में। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, 1776 में ये, और ये है स्कॉटिश है। और इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है ना उसके बारे में वो अलग से पूछ रहा होता है कि ये कहाँ से, कह लें जी किस मुल्क से स्टार्ट हुआ है? तो यूके, लंदन, ठीक है जी, इंग्लैंड से ये स्टार्ट हुआ है, ये अलग से सवाल पूछ रहा होता है। अब मैं आपको ना जेम वाट जो है इसी से मिलता जुलता ना वो जनरल साइंस में एक सवाल को पूछ रहा होता है कि हॉर्स पावर आपने सुना होगा कि पूछता है जी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या सिंपली क्या ले SI क्या लेगा? SI यूनिट ऑफ पावर। तो पावर का यूनिट जो है ना वो वाट है, ये अलग से पूछ रहा होता है। तो ये इसी बंदे के नाम पे, ये वाट के नाम पे है। तो ये भी आपने इसको अलग से याद रखना है। आगे द मोस्ट अबंडेंट हु इन्वेंटेड, ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर है 20, if a large number of people suffer from a disease at one place and time, it is known as pandemic, epidemic, एंडेमिक। ये देखें, ये जो है ना ये तीनों के चारों ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बंदा वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो सकता है। हमने तो वही सुना हुआ था जी कोरोना है चाइना वाला, पेंडेमिक है पूरी दुनिया में फैल गया हुआ था। तो अभी इसने ये तीनों चारों ऑप्शन दे दिए हैं जो कि बंदे को काफ़ी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो देखें, पहली बात है यहाँ पे हम देखते हैं पेंडेमिक की मिसाल ना आप सिंपली कोरोना को जहन में रखें कि ये लार्ज स्केल पे फैलता है और पूरी दुनिया को कह ले जी इंटरनेशनल ये होता है, सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है। पेंडेमिक, कोरोना की मिसाल आप याद रखें। लेकिन ये जो एंडेमिक होता है ना, ये देखें होता ये ख़ास एरिए में है। एंडेमिक EN वाला, ठीक है जी, एपी नहीं, ENDEC ऑप्शन जो है ये जो है ना कह लें ये होता लिमिटेड है। जैसे आप सिंपली कर लें मलेरिया की मिसाल है, ख़ास इलाके में एक मलेरिया फैल गया जी, ठीक है, लेकिन होता ये ख़ास इलाके में, लेकिन ये इसका जो रेट है ना, स्पीड है स्प्रेड की, फैलने की, वो काफ़ी तेज़ है, ठीक है जी। तो ये हो गया। जैसे अभी सवाल आया हुआ था जी मलेरिया से ही मुझे एक सवाल याद आ गया। सवाल आया हुआ था जी अभी अक्टूबर में ही ना 20 अक्टूबर 2024 में कौन सा मुल्क है जिसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा जी वो मलेरिया फ्री है? तो ये है इजिप्ट। ये सवाल अलग से जनरल नॉलेज का आपने याद रखना है। तो जो है एंडेमिक वो है जी बिल्कुल एक ख़ास जगह पे होगा, लेकिन ये इसका ग्रोथ रेट जो है ना, स्प्रेड रेट, वो काफ़ी हाई होगा। और अगर हम आ जाते हैं बी ऑप्शन एपिडेमिक,
तो एपिडेमिक यही है, आप सवाल को पढ़ लें। लार्ज नंबर ऑफ पीपल सफ़र फ्राम अ डिजीज़ एट वन प्लेस एंड टाइम इट इज़ नो। ये देखें, ये भी होता है रीजनल, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होता, इसका सडन नहीं होता है, ऐसा 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 ये होता है। तो ये थोड़ा सा ना माइनोर सा इसमें डिफरेंस है, जिस डिफरेंस को अगर आप जहन में रखेंगे ना तो आप इन तीनों के बारे में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके अलावा यहाँ पे तो 3 ऑप्शन इसने जिक्र किए हुए हैं ना, वहाँ पे ना एक स्पोराडिक का भी ऑप्शन मेंशन कर देता है, SPORADIC। तो ये ना ऐसी डिजीज़ होती है जो कि कह लें जी इनफ्रीक्वेंटली अक्कर होती है, ये भी आपने याद रखना है। चलें जी आगे चलते हैं। 21 साइकिल ऑफ मॉनसून आर वेल डेवलप इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका वगैरह। देखें जी, ये जो सारा नीचे दिया गया है ना, सारा नीचे दिया गया, ये सारी एसोसिएशन आपने इनको टाइम निकाल के इनको पढ़ना है। देखिए मॉनसून जो है ना, मॉनसून के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि मॉनसून की जो बारिशें आपने सुनी होगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जो इधर कह लें जी इधर ना सिंपली आप कह लें चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बंगाल हो गया, पाकिस्तान होगा, ये जो इलाके हैं ना, यहाँ पे मॉनसून की बारिशें आती हैं जो अगस्त में आ रही होती हैं मोस्टली। होता ये है कि आपको पता है हमारा जो बे ऑफ बंगाल है ना, जो सबसे बड़ा बे है, तो बांग्लादेश के नीचे बे ऑफ बंगाल, तो ये है इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक। अब होता ये है, आपको पता है हमारा जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन ये है सबसे वार्म, सबसे है। अजान सुन लेते हैं। अच्छा जी, हम ना मानसून के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि ये जो साउथ एशियन ममालिक है ना, साउथ एशिया के ममालिक जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश वगैरह, पाकिस्तान वगैरह, यहाँ पे ही सिर्फ मानसून की हवाएं चलती हैं और उनके नतीजे में बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। ये चीज़ एक आपने याद रखनी, पूरी दुनिया में इस तरह का कोई सीन चक्कर नहीं है। अब मानसून की बारिशें अगस्त में आ रही होती हैं, जुलाई अगस्त में। अब इसका सीन बनता किस तरह है वो देखें, प्रोसीजर आप एक ना छोटा सा है देखें। हमारा जो बे ऑफ बंगाल जो है ना, यहाँ से बेसिकली सीन क्रिएट होता है। वो इस तरह होता है कि आपको पता है बे ऑफ बंगाल जो है ना, हमारा ये इंडियन ओशन में है और हमारा इंडियन ओशन बहुत ही गर्म है, वार्म ओशन इसे कहते हैं। बाकी तो ठंडे ओशन है मोस्टली। हमारा जो है ये पूरा साल जो है ना ओशन कह लें जी, इसमें बर्फ़ वगैरह नहीं जमती, पूरा साल बहरी तजारत हम वार्म ओशन इंडियन ओशन में कर सकते हैं। तो ये है जी, इसके नीचे है मालदीव। मालदीव से पता है आपको इक्वेटर गुजर रहा होता है और इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर है, ये थोड़ा ही फासला, इतना ज़्यादा नहीं है। तो इक्वेटर पे आपको पता है जो सूरज की शुआएं ना वर्टिकली पड़ रही होती हैं, ठीक है जी। अब सूरज की शुआएं जब कह लें जी ये इक्वेटर इसके करीब है, सूरज की शुआएं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में पड़ेंगी, समुंदर पे इंडियन ओशन पे पड़ेंगी, तो यहाँ से बनेंगे आपके आबी बुखारात। आबी बुखारात जो है ना, उन्होंने ऊपर उड़ना है और ज़ाहिर बात है आपको पता है बे ऑफ बंगाल के ऊपर जाके तिब्बत का इलाका है, चाइना का सारा, वहाँ पे आपको पता है हिमालय रेंज है जिसे बोर्ड ऑफ स्नो भी कहते हैं। तो वहाँ ऊपर आबी बुखारात जो जाके ना, वहाँ जाके उन्होंने टकराना है और वहाँ आपको पता है सारा जो है हिमालय रेंज है, वहाँ ठंड है। तो वहाँ प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन यही होती है कि कंडेंसेशन में गैस को ना लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो आबी बुखारात पानी के जो उड़े हैं ना, ये ऊपर गैस की शक्ल में जा रहे हैं, ऊपर हिमालयन रेंज से जाकर टकराएंगे और वहाँ पे ये कंडेंसेशन का प्रोसीजर सारा प्रोसेस हो के ना ये नीचे आएंगे और ये इंडिया के सारे इलाके, जहाँ पे इंडिया के, पाकिस्तान के इलाके सारे जो है ना, साउथ एशिया के इलाके, जहाँ इनको कह लें ख़ास टेम्परेचर मिलेगा, वहाँ ये बारिशें बरसाएंगे। तो यही मानसून में हो रहा होता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे चलते हैं जी। 22 सवाल है हमारे पास, ये सारी जो एसोसिएशन है ना इसके ऊपर, ये सारी आप साथ पढ़ लीजिएगा। 22 एयर इज़ एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर। एयर आपको पता है मिक्सचर है, इसमें 78% आगे भी मैंने
अब आगे भी मैंने आपको बताया कि हमारी जो एयर है ना, इसमें तकरीबन 78% नाइट्रोजन गैस पाई जा रही है। ऑक्सीजन अगर हम देखें तो 21% पाई जा रही है। एरोगोन जो है तकरीबन 0.93% पाई जा रही है। तो ये तीनों जो है ना आपने याद रखनी है, एयर के बारे में पूछता है। तीनों गैसेस, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और एरागोन 0.93%, ये तीनों गैसेस के बारे में अलग से पूछ रहा होता है। आगे जी 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वाइट लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म स्प्लिट इन 4, 5, 6। ये आप देखें, ये सवाल ना बहुत ही सिंपल है, इसको ना आप समझ लें। प्रिज्म सिंपली कह लें एक गिलास है, गिलास से लाइट ने जब गुजरना है ना तो वो कह लें जी डिस्पर्स होगी, बिखरेगी। ठीक है जी, तो यही वो पूछ रहा है जी, लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म स्प्लिट, ये कितनों में स्प्लिट होती है? तो ये है जी 7। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये जो लाइट डिस्पर्स हो रही है ना, ये अलग से पीपीएससी पूछ रहा होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। क्या कहते हैं जी? डिस्पर्शन। और अगर हम इसी से मिलती जुलती आपको एक और टर्म बता दूं, रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्रैक्शन में होता है कि लाइट आपकी जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम से ना गुजरती है। मिसाल के तौर पर देखें जी, एक मीडियम है जी आपका एयर और दूसरा मीडियम है आपका ग्लास। तो आपकी एयर से ग्लास में जब आपकी लाइट गुजरेगी तो उसमें लाइट आपकी हो जाती है बेंड। ठीक है जी, तो अब लाइट जो है ना कह लें इतनी फैलेगी नहीं, तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और इसके अलावा लाइट जो है, हमारी लाइट की जो वेव्स होती हैं ना, वेव, इसके बारे में अलग पीपीएससी सवाल पूछ रहा होता है। अभी देखा है हमने लाइट से डिफरेंट कलर निकले हैं, तकरीबन ना 7 कलर निकल रहे होते हैं। तो हर कलर जो है ना उसकी वेव लेंथ जो है ना वो होती है डिफरेंट। ये चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है। हर कलर की जो वेव लेंथ होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो इसके बारे में वो पीपीएससी पूछ रहा होता है जी, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर है जिसकी वेव लेंथ मतलब शुआएँ कह लें जी, दूर हो तब भी वो आपको नज़र आ रहा होता है। ठीक है जी, जैसे सूरज की रोशनी आपको पता है शुरू में ज़्यादा कह लें जी रेड ही होती है। ठीक है जी, तो रेड जो है ना आपका, ये ऐसा कलर है जिसकी वेव लेंथ शुआएँ जो है ना वो सबसे इंटेंस हैं। ठीक है जी, तो वेव लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट जो है सबसे वो है आपकी रेड। और अगर शार्टेस्ट की बात करें, ये अलग से पीपीएससी पूछेगा आपसे, शार्टेस्ट कौन सा है आपका। ठीक है जी, तो दोनों को आपने अलग से माइंड में याद रखना है। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर है 24। पाकिस्तानी फीमेल आर्मी ऑफिसर अवार्डेड यूएन मेडल फॉर एग्जेम्पलरी सर्विस ऑन 1 Feb 2022। देखें जी 2022 में ये पाकिस्तानी फ़ीमेल आर्मीज़ का ना तकरीबन 15 फ़ीमेल आर्मीज़ का ये स्टाफ था पूरा, जिनको कांगो में आपको पता है दहशतगर्दी वगैरह सारा पीस कीपिंग फोर्सेस पूरी दुनिया में पाकिस्तान की यूएन के तहत काम कर रही होती हैं। तो ये तकरीबन 15 औरतें थी पाकिस्तानी जिनको कांगो में एग्जेम्पलरी सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से अवार्ड दिया गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, बुक पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया। ये बुक है, इसको आपने रट्टा ही लगाना है। पाकिस्तान हार्ट ऑफ एशिया, अयूब खान, यहया खान, ज़िया भुट्टो या लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान साहब आपको पता है पहले वज़ीर आज़म है हमारे, तो इन्होंने ये लिखी है जी पाकिस्तान द हार्ट ऑफ एशिया। वैसे तो हार्ट ऑफ एशिया आपको पता है हम इसको कह रहे होते हैं अफ़गानिस्तान को, लेकिन ये बुक है किसकी है? लियाकत अली ख़ान साहब की। बेसिकली इनकी ये बुक है ना, इनके बारे में यही कहा जाता है कि इन्होंने जो यूनाइटेड स्टेट में और कनाडा में जो सफ़र किए हैं ना मई और जून 1950 में, तो उन्हीं को कह लें जी ऑर्गेनाइज़ करके इस किताब में जमा किया गया है। इसके अलावा ये जो ए ऑप्शन है अयूब खान, इसकी फ्रेंड आर्ट मास्टर ये किताब पूछ रहा होता है। और डी ऑप्शन ज़िया भुट्टो जो है इनकी भी किताबें पूछ रहा होता है। तो इनकी भी अलग से आपने किताबें याद रखने हैं। 26 हु प्रेजेंटेड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन? मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली खां, ए के फजलुल हक। ए के फजलुल हक देखें जी 23 मार्च 1940
को रेजोल्यूशन पेश किया जाता है, जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहते हैं और लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ना, इसका थ्री डे सेशन हो रहा होता है और 22 से 24 मार्च तक। तो 23 मार्च को ना ये कह लें जी फॉर्मली कह लें जी अलग स्टेट का ना ब्रिटिश इंडिया की उस वक़्त हुकूमत थी, तो उनसे ना ये मुतालबे करते हैं कि जो से इलाके हैं, जैसे मिसाल के तौर पर सिंध है हमारा या बलूचिस्तान है जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है, तो उन सब को अलग स्टेट डिक्लेयर किया जाए। ठीक है जी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसे पाकिस्तान भी रेजोल्यूशन कहते हैं और लाहौर रेजोल्यूशन। अब लाहौर रेजोल्यूशन से एक चीज़ ये भी याद रखनी है, इसी को ना पाकिस्तान रेजोल्यूशन की याद में मीनार पाकिस्तान जो इकबाल पार्क मिंटो पार्क वहाँ पे बनाया गया, तो वो इसी की याद में ही बनाया गया। और ये जो था ना पाकिस्तान रेजोल्यूशन, इसके बारे में एक अलग से पूछ रहा होता है सवाल कि इसको कितने लोगों ने रिटन किया था, कितने लोगों ने लिखा था, प्रिपेयर किया था। तो ये 9 लोगों की कमेटी थी, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ही ये कह लें जी बनाई हुई कमेटी थी, जिसमें कैद आज़म लियाकत अली खान, नुमाया जो है ना, ख्वाजा नाज़मुद्दीन वगैरह साहब, ये सब थे। तो के फजलुल हक साहब ये पेश करते हैं और इनके बारे में अलग से भी पूछ रहा होता है ये है कौन थे। तो ये ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल थे। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 27 है, इन ब्रिटिश इंडिया क्वीन विक्टोरिया वाज प्रोक्लेम एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन। देखें जी, एक होता है एम्पेरियर बादशाह और उसी की जो कह लें जी मस्कुलर और फेमिनिन फॉर्म जो आएगी ना, एम्प्रेस जो औरत होगी उसके लिए एम्प्रेस। तो क्वीन विक्टोरिया जो है ना 1877 में ये इसको टाइटल दे दिया जाता है जी एम्प्रेस ऑफ इंडिया, क्वीन विक्टोरिया। अब ये जो क्वीन विक्टोरिया है ना, असल में देखें बात ये है कि 1877 में ना ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ना, वहाँ से एक एक्ट आता है रॉयल टाइटल एक्ट, रॉयल टाइटल एक्ट वहाँ से आता है और इसको उसके बाद से क्वीन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए ये जो क्वीन है ना, अभी आपको पता है अगले दिन ये क्वीन वफात पा रही है, क्वीन एलिज़ाबेथ दुमूम, ये 8 सितंबर, इसको भी चलें, ये करंट अफेयर का सवाल है, 8 सितंबर 2022, ये PPSC अलग से पूछ रहा था। क्वीन एलिज़ाबेथ 8 सितंबर 2022 को वफात पा रही है। ये जो थी ना क्वीन, ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क थी। ठीक है जी, तो उसके बाद दूसरा नंबर जो है ना वो इसी का ही आना है, क्वीन विक्टोरिया का। अभी ये जो क्वीन 8 सितंबर को गुजर रही है ना, इसका आपने पीरियड भी याद रखना है, तकरीबन 70 साल, तकरीबन 70 साल। 1952 में ये बनी थी और 2022 8 सितंबर को ये वफात पा रही है, तो तकरीबन 70 साल और कुछ दिन जो है ना ये मलका रही है। तो इसके बारे में PPSC अलग से पूछता है, तो इसका पीरियड भी आपने याद रखना है और कब वफात पाई है और कब ये बनी है। ठीक है जी, ये तो थी एलिज़ाबेथ। अभी हम ये क्वीन विक्टोरिया जो है ना, इसके बारे में हमने सवाल करना है। इसके बारे में पहले सवाल ये आता था कि जब ये कह लें जी जब तक ये रही है ना, जब तक ये रही है, बेसिकली ना 1919 तक ये रही है, ये भी आपने याद रखना। 1901 तक, सॉरी 1919 नहीं, 1901 तक ये रही है। 1837 में ये बनती है, 1837 में ये बनती है और 1901 तक ये रहती है। तकरीबन 63 साल जो है ना इसके बन जाते हैं। तो उस वक़्त तक, इससे पहले जितने भी UK के मोनार्क गुजर चुके थे ना, उन सब में सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर जो था ना वो इसी का था। तो 2022 से पहले PPSC जो पूछ रही होती थी ना सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग क्वीन, तो वो यही थी क्वीन विक्टोरिया। लेकिन अभी जो एलिज़ाबेथ मरी है ना, उसका इससे ज़्यादा है, तकरीबन 70 साल। तो अभी वो आपने इसको दोनों एंगल से याद रखना है, क्वीन विक्टोरिया। इसके अलावा क्वीन विक्टोरिया जो है ना, इसके बारे में एक दो सवाल मज़ीद कर लेते हैं जो PPSC पूछ रहा होता है। अब ये जो टाइटल है एम्प्रेस ऑफ इंडिया, तो PPSC ये भी पूछता है, ये 1870 में जी रॉयल टाइटल एक्ट आया तो ठीक है जी हो गया, लेकिन इसको ख़त्म कब किया गया, इस एक्ट को, ये जो टाइटल है इसको अबोलिश कब किया गया? तो
22 जून 1948। ये आपको पता है 3rd जून प्लान जब आता है, जिसे हम 3rd जून प्लान भी कहते हैं या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी कह रहे होते हैं 1947 में, ठीक है जी। तो उसके बाद जाके ना कह लें जी, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस बिल्कुल फाइनल हो जाती है कि ब्रिटिश ने इंडियन को आज़ादी देनी है, तो उसके बाद ये एक्ट आता है और इसको फाइनली अबोलिश कर दिया जाता है जी 22 जून 1948। इसके अलावा अगर क्वीन विक्टोरिया के बारे में हम बात करें ना, तो क्वीन विक्टोरिया जो है ये ना इसने कह लें जी, इसके अगर हम कारनामों के बारे में बात करें तो ये जो है इसने दिल्ली दरबार इसका काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ये जब बनती है ना एम्प्रेस ऑफ इंडिया, तो ये इधर दिल्ली आती है और यहाँ ही इसकी सारी सेलिब्रेशन आती है, जिसे हम दिल्ली दरबार का भी नाम देते हैं। बाकी ये कह लें जी, इसका इधर इंडियन के जो मामलात थे ना, पॉलिटिक्स वगैरह, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी इन्वॉल्वमेंट वगैरह रही है। इसने अपना बेटा जो था उसको भी एज आ एम्बेसडर यहाँ पे भेजा है इंडिया में, ताकि मामलात को हल किया जाए। अब इसकी इतनी कह लें ये ज़ालम थी, इसके पीरियड में ना काफ़ी ज़्यादा इंडियन इलाका इनके कब्ज़े में किया, ब्रिटिश के कब्ज़े में। बाकी इसके ना एक टीचर भी था जिससे ये उर्दू सीखती थी, तो इस वजह से ना वो पूछ रहा होता है जी कौन सा इसका टीचर था जिससे ये उर्दू सीखती थी। क्वीन विक्टोरिया। तो उर्दू को लिखना और पढ़ना ये इसके अब्दुल करीम, ये है जी इसके टीचर का नाम। ये आपने याद रखना, ये अलग से पीपीएससी पूछ रहा होता है। चलें जी आगे चलते हैं। 26 है सवाल हमारे पास, हाउ मैनी ओशन आर देयर इन द वर्ल्ड। तो ओशन आपको पता 5 है, जिसको आप पैसा से याद रख सकते हैं, PAIS से पैसा, बिल्कुल सिंपल है। P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन। ये जो तीनों है ना, आपने तीनों को सीक्वेंस से याद रखना है, ठीक है जी, क्योंकि वो पूछता है जी सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो यही है जी आपका पैसिफिक, जिसकी वो मरियाना ट्रेंच आपको पता है वो सबसे गहरी है, तकरीबन 11-12 किलोमीटर है। वो भी आप इसमें पूछ रहा होता है डीपेस्ट पॉइंट इन पैसिफिक ओशन, तो मरियाना ट्रेंच। इसके बाद है अटलांटिक और उसके बाद है इंडियन ओशन, ये तीसरे नंबर पे है और ये वार्मेस्ट ओशन में है, ये भी आपने याद रखना है। तो टोटल ओशन जो है हमारे पास वो हैं टोटल 5। आगे चलते हैं जी। 26 पाकिस्तान हॉकी टीम वॉन द लास्ट वर्ल्ड कप इन 1994 और 96। देखें जी पाकिस्तान, देखें आजकल तो हमारी जो हॉकी टीम है ना वो किसी ना काम किया, लेकिन पहले जो 2000 से पहले का दौर है ना, उस वक़्त पाकिस्तान की हॉकी टीम बहुत ही कह ले जी अच्छी थी। तकरीबन 4 हॉकी वर्ल्ड कप जो है ना इन्होंने जीते हैं। इनका वो अलग से पीरियड भी आपने याद रखना है, अलग अलग से पूछ रहा होता है जी पहला कब जीता, दूसरा कब जीता, लास्ट में कब जीता। तो पहला जो है ना 1971 में जीत रहा है, सेकंड जो है 1978 में, और तीसरा 1982 में, और आखिरी जो है ना यही इसने सवाल पूछा हुआ है जी, आखिरी 1994 में, ठीक है जी। तो ये जो है आपने याद रखना है इसका अलग से। अभी फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है, जो कह लें सारे मैच ऑर्गेनाइज कर रही होती है, तो उसके बारे में पूछ रहा होता है ये जो स्पोर्ट की एक्टिविटी हैं, स्पेशली जो हॉकी की एक्टिविटी हैं पाकिस्तान में, तो इसको कौन कह लें जी मैनेज कर रहा होता है। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है ना, ये पाकिस्तान की कह लें जी जो सारी हॉकी वगैरह ना उसको ये मैनेज कर रही होती है, और ये 1948 में बनी है, 2 अगस्त 1948। ये चीज़ इसके बारे में याद रखनी है। और अभी सैयद शैला रज़ा इसका भी मौजूदा प्रेसिडेंट है। आगे चलते हैं जी। नंबर 30, When did an avalanche hit a Pakistan army base in which 140 soldier and civilian contractor martyred? 7 अप्रैल 2012। ये असल में हुआ ये था कि 2012 में ना सियाचिन, आपने सुना होगा सियाचिन ग्लेशियर वगैरह, वहीं पे ना ये कह लें जी तोदा था बर्फ़ का, सियाचिन ग्लेशियर, वहीं उसी के पास। तो ये तकरीबन काफ़ी नौजवान 140 सोल्जर जो है ना इसके नीचे आके दब के बेचारे शहीद हो गए थे, ठीक है जी। इसकी ना आपने डेट याद रखनी है। ये देखिए यहाँ पे ना इसने डेट ही पूछी हुई है, 7 अप्रैल 2012 में, ठीक है जी। पाकिस्तान की आर्मी जो बेस थी ना, उस बेस का भी आपने याद रखना है, गियारी सेक्टर, ठीक है जी।
चलें जी आगे चलते हैं। ये हो गए हैं हमारे पास 40 क्वेश्चन। आगे टाइम भी काफ़ी हो चुका है, मेरे ख्याल से आज जो है ना हम 30 तक ही करते हैं, तो 30 से आगे जो है ना हम नेक्स्ट फिर मज़ीद करेंगे। यहाँ तक अगर कोई, ये जो है ना एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो जितनी हमने एसोसिएशन कर ली है ना, हम इनको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो आपने इनको अच्छी तरह सुन लेना, लिख भी लेना है। तो हम नेक्स्ट, ज़ाहिरी बात है आपको शुरू में थोड़ी बात ही साथ एसोसिएशन करनी पड़ेंगी, आगे ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, आप ये ना समझेंगे कि सिर्फ 30 सवाल हुए हैं, ये हमारे तकरीबन 300 कह लें 600 सवाल हो चुके हैं। तो जो सारी एसोसिएशन आप आगे देखेंगे वही सारे पीपीएससी सवाल जो है ना वो कर रही होती है। तो ये जो आपकी लड़ी से लड़ी मिल रही है ना, आप इनको अच्छी तरह कर लें, और जैसे ही आगे नेक्स्ट आप 2-3 कह लें जी हम कुछ पेपर करेंगे ना, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा आगे यही सवाल आ रहे हैं जो कि हमने पहले ही कर लिए हैं। तो आपने इनको एसोसिएशन को अच्छी तरह कर लेना है। मज़ीद आगे जो सवाल आएंगे वहाँ हम टाइम वेस्ट किए ये एसोसिएशन को नहीं दोहराएंगे। चलें जी आज के लिए इतना ही। मज़ीद अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट में ड्रॉप कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।